यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत के जादूगर बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनका असर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों की नब्ज टटोलने में योगी तो माहिर हैं ही, वहीं लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। पूर्वांचल की राजनीति के ये योद्धा पहले ही प्रदेश की सियासत में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और अब देश की सियासी विसात में भी महारत हासिल कर चुके हैं, जिसकी बानगी पर है बीते कुछ दिनों में हुए चुनाव, जहां योगी की खूब डिमांड दिखी और उनका प्रचार पार्टी को जीत की दहलीज तक भी लाया। वहीं हैदराबाद के गढ़ में गरज कर आए योगी आदित्यनाथ के लिए आज का दिन भी काफी खास था, क्योंकि निकाय के महाभारत में योगी की एंट्री ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। जो पार्टी पिछले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर सिमटी थी, आज वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जहां बीजेपी के पास कभी मोदी मैजिक की ताकत थी, वहीं अब योगी भी जीत के जादूगर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा कि आखिर क्यों योगी का असर लगातार बढ़ रहा है, क्यों विपक्ष उनके आगे टिक नहीं पा रहा है, और क्या अब मोदी के बाद योगी बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं। इन तमाम अहम मसलों पर बात होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। योगी की हुंकार का ही असर था। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। निकाय चुनाव में जो पार्टी कभी 4 सीटों पर सिमटी थी, आज वो पार्टी उससे कहीं आगे पहुंच गई है और इसका क्रेडिट जाता है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर लोगों को जोड़ा। अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। हैदराबाद के इन चुनाव नतीजों ने योगी के कद को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। मोदी और शाह के बाद अब योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है, या यूं कहें योगी अब बीजेपी के लिए जीत के जादूगर बन चुके हैं। देश में शीर्ष नेतृत्व में 2-1 नाम छोड़ दिए जाएं, उनके अलावा पूरे देश में महाराज जी की जबरदस्त डिमांड है। सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, 2-3 नाम हमारे शीर्ष नेतृत्व के छोड़ने के बाद, तो हर जगह से उनकी जबरदस्त डिमांड है। हैदराबाद ही नहीं, इससे पहले बीजेपी के लिए उन्होंने जहां जहां प्रचार किया, जीत को वो खींचकर अपने साथ लाए। सीएम बनने के बाद योगी का देश भर के चुनाव प्रचार में जीत का स्ट्राइक रेट 75% का रहा है। और जहां भी महाराज जी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां स्ट्राइक रेट 75% से ऊपर रहता है। मुझे लगता है हैदराबाद नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए कितने जरूरी हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है। जहां यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में 6 सीटें जीती, वहीं बिहार में 117 सीटों पर योगी ने कैंपेनिंग की, जिनमें 63 में बीजेपी को जीत हासिल हुई। महाराष्ट्र में भी 35 सीटों पर योगी ने भाषण दिया, जिनमें 23 सीटों को फतह किया। त्रिपुरा में भी उन्होंने 9 सीटों पर जान फूंकी, जिनमें 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई। राजस्थान में तो योगी ने गजब कर दिया, वहां उन्होंने 26 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 25 सीटें बीजेपी ने कब्जाई। यानी कि जहां जहां योगी के कदम पड़ते हैं, वहां वहां बीजेपी का परचम लहराता है। योगी के जीत का स्ट्राइक रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी में योगी अब टॉप 3 में आ चुके हैं। टीम न्यूज़ स्टिक। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, और अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल राघवेंद्र जी आपसे,
अब हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो जाएगा? जी देखिए, हमारे योगी आदित्यनाथ का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि उनकी छाया तक काफी है। आज की तारीख में ये लोग शेष राजनीतिक दल ये समझ नहीं पा रहे हैं गलती कहाँ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जहाँ आधार एक राष्ट्रवाद का है, वहीं मजबूत कार्यकर्ता उनके साथ हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें एक बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हमें याद है किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपना काम शुरू किया था। शुरुआत में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने उन्हें घेरने का काम किया था। आज ये लोग घेर तक नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी आज ही उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जो 10,000 करोड़ रुपए का जो एक राज्य एक उत्पाद वाले विषय पर लोन दिया। और कल ये महाराष्ट्र में थे उत्तर प्रदेश के योगी ये लोग। राघवेंद्र जी मुझे लगे आप ये भी बता विकास के एजेंडे पर राघवेंद्र जी मुझे लगे आप ये भी बता दीजिए और राष्ट्रवाद के क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब योगी के अब मोदी के बाद योगी को देखती है? नहीं, देखिए ये विषय नहीं है। विषय ये है इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये किस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं। समाज में भारतीय जनता बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं। अब आप कह रहे थे कि चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारा परिवारवाद, हम लोग परिवारवाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। सर मैंने तो परिवारवाद पर सवाल पूछा। हमारा जो है राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद, राष्ट्रवाद वर्सेस राजनीतिक अराजकता को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे याद है हमने नहीं पूछा परिवारवाद, हमने तो ये पूछा कि क्या ऐसा आप सोचते हैं क्या? पूछे, आवाज समझ नहीं पाया था, क्या पूछ रहे हैं? हमने परिवारवाद की बात नहीं की, हमने पूछा कि क्या आप मोदी के बाद योगी को चेहरे के रूप में देखते हैं अपनी पार्टी में? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे नरेंद्र मोदी। ओके ठीक है, ओके। नहीं, देखिए राजनीतिक रूप से चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे नरेंद्र, मैंने जवाब दे रहा हूं। ये दोनों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में करते रहेंगे। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा कोई है नहीं। वहां पर प्रधानमंत्री लेके काम होता है, हमारे यहाँ पार्टी पहले होती है। ओके ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया जी, क्या वाकई योगी के सामने विपक्ष का कोई नेता टिक नहीं पा रहा? अब ये तो भैया भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी लंबी लंबी व्याख्या कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना ही सब कुछ बढ़िया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार ये भ्रष्टाचार, अत्याचार और ये अपराध क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्यों महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया? क्यों नहीं यहाँ पे कोरोना काल में लोगों की लगाम लग पाई? क्यों नहीं कोरोना काल से लोगों की मौतें रुक पाई? क्यों नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल में व्यवस्था प्रॉपर हो पाई? क्यों नहीं टेस्टिंग हो पाती? पेपर में कुछ और, धरातल पे कुछ और। क्यों नहीं आप यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में? आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे कैसे डिबेट होगी? अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला प्रभु, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब इनको चुप कराइए तो प्रभु मैं आपके बीच में नहीं बोला। इतनी मानसिकता रखिए आप, बीजेपी वाली गुंडे मत कीजिए यहाँ पे। लेकिन अनुराग जी सवाल पर तो आ जाइए। सवाल पे बिल्कुल जायज है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, सवाल पर आ जाइए। एक एक करके बोलिए। गुंडाई ना करें, डिबेट में तो गुंडाई ना करें। बाद बाकी झांसी में गुंडाई कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, यहाँ तो डिबेट में तो गुंडाई छोड़ दें। जी पूछिए। बोलिए। मेरा कहना था अनुराग जी कि क्या वाकई में विपक्ष के नेता नहीं टिक पा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं वो तो निकलते ही नहीं ट्विटर से बाहर। मेरी बात आप नहीं समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इवेंट और मार्केटिंग करती। जैसे आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुंबई गए जी, कब ध्यान आया उनको? सरकार को 4 साल आए हुए हो गया। ये बताइए। अरे गुंडाई छोड़ दो भैया, बोलने दो। यहाँ पे दादागिरी मत करो, झांसी में उठापटक करो जाके, जहाँ हार गए हो तो यहाँ तो बोलने दो कम से कम। तो देखिए आपने देखा होगा यहाँ से मुंबई गए, मुंबई में कहा कि हम वहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी लोग यहाँ पे जब फिल्म बंधु बना के गए थे, यहाँ पिक्चरों की शूटिंग चल रही थी, आप जब सरकार में आए थे उसको और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए था। तो 4 साल तक तो आप जाति धर्म की बात करते रहे, आपने कोई काम तो किया नहीं। अब 1 साल बचा है, चले गए सुसुरिया छोड़ने के लिए हम फिल्म सिटी बनाएंगे, समाजवादी पार्टी के काम का नकल करने चले गए। अब नकल के लिए तो अकल भी तो चाहिए। अब 4 साल पहले आपको करना चाहिए था ना। सरकार तो 4 साल आई हुई हो गया, 4 साल से आपने क्यों नहीं कुछ किया? 1 साल में तो आप ईंट नहीं लगा पाएंगे और माहौल इतना बना रहे। आपने 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे समिट की थी, तो आप बताइए 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कितना लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हो गया? 1000 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होगा। उस इंडस्ट्री के नाम गिना दीजिए। ना इंडस्ट्री के नाम गिना पाएंगे 4 सालों में इन्होंने कौन सी इंडस्ट्री लगाई, ना फिल्म सिटी बनाने की बता पाएंगे कौन सी जमीन कहाँ इन्होंने एक्वायर की, क्या रूपरेखा है। 4 साल तो हो गए ना।
4 साल में तो फिल्म इंडस्ट्री बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी। जहां एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, जो लखनऊ से बनारस जाना था, हमने लखनऊ से और आगरा एक्सप्रेसवे 22 महीने बना के तैयार कर दिया था। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आता हूं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था शायद उसका जवाब नहीं आ पाया। मैं 2 मिनट बाद आ जाऊंगा अनुराग जी, मैं 2 मिनट बाद आ जाऊंगा। इनके सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार जो दशकों से, कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। इनके सिंह साहब, क्या वाकई योगी का कद बहुत बड़ा हो गया है? देखिए, एक चीज को समझना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हैदराबाद में 43% पॉपुलेशन मुसलमानों की है, 30% से ऊपर जाती है। वहां पे हार्ड कोर हिंदुत्व के सिंबल के रूप में योगी जी को उठाया जाता है। गेरुआ वस्त्र, युवा चेहरा, ठोस रूप से बोलना, ये सारी चीजें हार्ड कोर हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटिव से अच्छी लगती है। लिहाजा आप देखें, बिहार जब हिमाचल में उतारा गया योगी जी को, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो, वहां पे कॉमनल पोलराइजेशन के लिए योगी जी को उतारना बिल्कुल सही था और यहाँ पे उतारा और उसका लाभ भी मिला। योगी जी अभी भी जो मैसेज है समाज में वो ये है कि योगी जी एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक है और कुल मिला के हार्ड कोर हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा एक हिंदुओं में 80% जो देश में हिंदू है, उनमें एक बड़ा वर्ग है जो हार्ड कोर हिंदुत्व को लाइक करता है, लेकिन इस्लामी बड़ा वर्ग है जो लिबरल हिंदुत्व का है। योगी जी वहां पे सक्सेसफुल नहीं होंगे, जो एरिया लिबरल हिंदुत्व के हैं वहां पे नहीं होंगे। दूसरा, कश्मीर में नहीं होंगे क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा, वहां पे आपके कॉमनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं। लक्षद्वीप में नहीं होंगे, लेकिन अच्छा गुजरात में जरूरत नहीं है क्योंकि गुजरात में 10% ही मुसलमान है, मध्य प्रदेश में भी जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार के सीमांचल में जरूरत पड़ती है, हैदराबाद में जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही पावरफुल है। 42 सीटें आज MIM को अगर मिल रही है तो वो मुसलमानों की सीटें हैं, इसलिए मिल रही है। लिहाजा कॉमनल पोलराइजेशन से जो खतरा है, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब TRS के लिए बड़ा खतरा है। आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी सेकेंड नहीं, एक चैलेंज के रूप में TRS के सामने खड़ी होगी क्योंकि MIM तो सिर्फ हैदराबाद में है ना, उसमें बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक राज्य इसके हाथ में आ सकता है क्योंकि TRS करप्ट पार्टी है और लगातार कुशासन वहां पे होने से लोग नाराज है और में मैनेज नहीं किया। इसलिए नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने पूरी ताकत छोड़ दी, सिर्फ योगी जी को नहीं दिए, तो योगी जी नहीं, राजनाथ सिंह से लेके कौन नहीं गया था वहां जी। अगर बीजेपी ने देश भर में मैसेज देने के लिए, वरना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन क्या होता है, 34 लाख वोट है टोटल, 34 लाख वोटर आए थे, 75 लाख का टोटल वोटर है, उसमें से 35 लाख ने वोट किया था। बीजेपी के लिए ये कुछ भी नहीं, एक MP की सीट है ये लगभग, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ इसलिए किया कि यहाँ पे पोलराइजेशन किसी तरह हो जाए और उसमें लिबरल हिंदू भी आ जाए हार्ड कोर, तो योगी जी वहां पे सक्सेसफुल हो जाते हैं जहां हार्ड कोर हिंदुत्व वोट ज्यादा होते हैं। ओके सर, ओके, मैं आता हूं आपके पास। पहले अजय वर्मा जी बोलेंगे, फिर अनुराग भदौरिया जी और राघवेंद्र जी के बीच डिबेट होगी। अजय वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चेहरा बन गए योगी आदित्यनाथ, लगता है आपको कांग्रेस का कोई नेता टिक पाएगा? जी देखिए, एनके सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से महाराष्ट्र तेलंगाना के ऊपर सारी चीज़ बता दी, तो मैं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता रहा क्योंकि सारी जनता को देती है, एक तो वैसे ही टाइम आप कम देते हैं हमको जी। लेकिन जहां तक योगी जी का सवाल है, इनसे विकास की बात पूछो तो ये हिंदू मुस्लिम की बात शुरू कर देते हैं, इनसे रोजगार की बात पूछो तो ये पाकिस्तान चले जाते हैं, इनसे कहो कि भाई GDP के हालात सुधार दीजिए तो ये देश में कहते हैं अरे साहब मैं तो चुनावों के स्टार प्रचारक बन के चला जाऊंगा। विकास की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में GDP की बात नहीं करेंगे, अपराध रोकने की बात नहीं करेंगे। अब आप पूछ रहे हैं कि साहब योगी जी इतना बड़ा कद है, अरे कदर पत्तो साधन संसाधनों से बनाया जाता है। इनके लिए नगर निगम के चुनाव हो, मोहल्ले के चुनाव हो, गली के चुनाव हो, बड़े चुनाव हो, छोटे चुनाव हो, इन्हें केवल सत्ता सुख चाहिए, ना विकास से मतलब, ना रोजगार से मतलब, ना व्यापार से मतलब, ना महिला सुरक्षा से मतलब, ना हिंदुस्तान के हितों से मतलब। आप इनका ग्राफ दूसरी तरह से उठा के देखिए, मुद्दा जब कहीं आता है तो सारी चीजों पर पार्टी अपना एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेक्टा चलाती है। वो चलाए, अच्छी बात है,
लेकिन ये बहुत ज्यादा स्थिर, ये छदम राष्ट्रवाद और झूठ पर टिका हुआ राष्ट्रवाद ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता। इसका तोड़ निकालेंगे कैसे? हिटलर की तरह, इसका तोड़ निकालेंगे कैसे आप? जितनी भी बातें कह रहे हैं, उसके बाद अगर उससे आप सहमत भी हो, जितनी बातें आप कह रहे हैं, इसका तोड़ कैसे निकालेंगे आप? हाँ, इसका तोड़ हम ऐसे निकालेंगे, कांग्रेस का हिंदुस्तान में हर वर्कर, हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता जनता की बातों को, जनता के हितों को साथ लेकर अपनी तरफ से पूरी तरह से सर, पहले अपनी पार्टी तो आप संभाल लीजिए। आपकी पार्टी में तमाम बड़े नेता कह रहे हैं ये इस बदलाव की जरूरत है, उस बदलाव की जरूरत है, जवाबदेही होनी चाहिए। पहले वो तो ठीक कर लीजिए, उसको कब ठीक करेंगे? ये अपने आप जनता इन्हें उतार देगी। ओके सर, ओके, ठीक है, मेहनत ओके। राघवेंद्र जी, अनुराग भदौरिया जी ये कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी जो बात कह रहे थे उसका सीधा मतलब ये था कि भाई उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो समस्याएं, उनको भी तो संभाल लीजिए ना, कब तक बाहर जाके चुनाव करते रहेंगे? बोलिए। देखिए, सबसे अब अनुराग जी बोल रहे हैं, ठीक है, उनका बोलने का उनका अधिकार है। उत्तर प्रदेश में 2000 जो है स्थापित अपराधी अपनी जमानत खारिज करा करके जेलों में वापस गए हैं। क्या ये योगी जी का भय नहीं है? उत्तर प्रदेश में लगभग 10 अरब लोगों की संपत्ति जो बुलडोजर चलाकर, जो समाजवादी पार्टी के अराजक लोग थे, किसी समय समाजवादी पार्टी की सरकार में हेलीकॉप्टर से घुमा करते थे, उनके जो है जमीन वो लोग कब्जा किए थे, उनकी जमीन खाली कराई गई। क्या ये बात सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरीके से समाप्त हो गया। क्या ये बात सही नहीं है? मुझे याद है समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का ददुआ से बात करके ऑडियो टेप वायरल हुआ था। मुलायम सिंह यादव किस तरीके से आपराधिक संरक्षण जनता के मुद्दों की बात कर लो, अपराध अपराध रोकने की बात कर लो, कम करने की बात कर लो, ज्यादा भ्रष्टाचार कम करने की बात कर लो। अनुराग जी की बात, आप इसका जवाब देंगे? एजेंडा से बात करते हुए किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ, अन्नदाता को मार रहे हैं, अन्नदाता पे लाठी आंसू गैस चला रहे हैं। घटनाएं हैं एटा में अपराधियों ने अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हैं। ओके, अजय वर्मा जी 1 मिनट रुक जाइए। अजय वर्मा जी 1 मिनट रुक जाइए। बोलिए अनुराग भदौरिया। साइकिल वाला जो अपहरण करता है, देखिए, जिस तरह की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मुझे पूरा विश्वास उनके बीच में, मैं नहीं बोला, मेरे बीच में भी वो नहीं बोलेंगे। अभी कह रहे थे कि हमने अपराध खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हिम्मत इतनी है कि सीओ एसडीएम के सामने ही गोली मार के हत्या कर देते हैं, गोली मार के हत्या करते हैं। सीओ एसडीएम के सामने ये अपराध की ताकत हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर में। अपराधियों को ताकत इतनी ज्यादा होगी कि पुलिस का इनकाउंटर कर दे रहे हैं, 8 पुलिस वालों का इनकाउंटर कर दे रहे हैं। अपराधियों की ताकत इतनी होगी, इनके एमएलए जाके झांसी में, आज आपने देखा किस तरह से एसपी सिटी को पीट रहे थे, धक्का मार रहे थे, जानलेवा हमला कर रहे थे। ये ताकत इनकी हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। बनारस में इनके जिला पंचायत सदस्य किस तरह से वहां पे एक इंस्पेक्टर को धक्का देके गाली गलौज कर रहे थे, आपने देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई कर रहे हैं पूरे, और इनके लोग सरेआम मर्डर कर रहे हैं। हालत महिलाओं के अत्याचार की हो गई है कि हाथरस की घटना जिस तरह की हुई है, जिस तरह की घटना बाराबंकी हुई है, महिला के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरह की घटना लखनऊ की हुई, जिस तरह की घटना बाराबंकी की हुई, जिस तरह की घटना बुलंदशहर की हुई, जिस तरह की घटना हापुड़ की हुई, गाजियाबाद की हुई, गोरखपुर की हुई, अयोध्या में पवित्र नगरी में भी बच्ची के साथ बस में अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अपराध चरम सीमा पे, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। इनसे पूछते हैं कि कहाँ महिला के अत्याचार किया, आप ये बताइए, ईमानदारी से जो ये आप जवाब नहीं दे पाते। चलिए सर, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। निखिल मेरे सहयोगी लगातार बने हुए लखनऊ से। निखिल बताइए, पूरी पार्टी में योगी में हो गई या कुछ बचा भी है? बिल्कुल रंजीत, अगर आज के परिदृश्य की बात करें तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ बीजेपी का कम से कम उत्तर प्रदेश में चेहरा है, ये बात साफ हो चुकी है। बीजेपी के पोस्टर बाय हो चुके हैं। आप देखिए, अगर बिहार के बाद जिस तरह से हैदराबाद में और उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, भी आज ही एमएलसी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, जो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, बीजेपी को जिस तरह का बहुमत मिला है, इससे एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद पसंद किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में भी उनकी अहम भूमिका होगी। बिहार में जिस तरह से अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उसके बाद बंगाल में उनकी भूमिका भी बढ़ गई। और ये कम से कम एक बात जो देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, उसके बाद अमित शाह के बाद, उसके बाद अगर कोई तीसरा नाम अब कम से कम किसी प्रदेश के चुनाव में धारदार नेता के तौर पर आता है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। और यही वजह है कि आप देखिए, हर कार्यक्रम में, हर जगह चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको विशेष वरीयता मिल रही है। जो उनकी भाषा शैली है वो पसंद की जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी भी रही है कि जिस नाम पर उसको मतदान, यानी जिस नाम पर उसको वोट मिला है, वही
उसकी स्ट्रेटजी कायम रहेगी। और यही वजह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं, उससे साफ मैसेज जाता है कि जो हिंदुत्व की छवि भारतीय जनता पार्टी की है वही एक्चुअल छवि है। और यही वजह है कि उनको हैदराबाद में, बिहार में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में उतारा जाएगा। और बेहद महत्वपूर्ण कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ हो गए। जी एनके सिंह साहब, अब समाजवादी पार्टी का अपना तर्क है, बीजेपी का अपना तर्क है, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, वो जनता भी इस बात को समझना चाहती है, कितना चुनौतीपूर्ण है योगी आदित्यनाथ विपक्ष के लिए, जो सरकार बनाने या सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं? चुनौती है फिलहाल अगले कुछ वर्षों तक योगी आदित्यनाथ यही के लिए नहीं, पूरे देश में हार्डकोर हिंदुत्व के लिए। और आपसे रिपोर्टर लिखने में बड़ी अच्छी एक बात बताई, मुझे मेरे दिमाग से उतर गया। अनुराग जी आ रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में अगर आपको सक्सेस पाना है तो योगी से अच्छा कोई पोस्टर बॉय आपका चेहरा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे आपको इस समय जरूरत है 26% मुसलमान वोट है और बाकी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। और तीसरा सबसे बड़ा है कि ममता के स्टाइल को काटने के लिए जो चेहरा चाहिए, जो टफ इमेज दे, वो योगी आदित्यनाथ है। लिहाजा आप अमित शाह को भी छोड़िए, अगर मोदी के पास कोई दूसरा चेहरा है तो योगी आदित्यनाथ का है, जिसे पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में लगाया चाहिए। अगर सक्सेस चाहिए तो मुझे लगता है कि योगी का जो चेहरा है, समय इमेज है, वो देश भर में जो एक हार्डकोर हिंदुत्व के वो है, फॉलोअर्स है, उनके लिए ये आइकन है, उसको बीजेपी नेचुरली आगे रखेगी, आने वाले दिनों में भी आगे रखेगी। जी अनुराग जी बोलिए। तो इसके मतलब वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब ने मान लिया कि योगी जी विकास की राजनीति नहीं करते हैं, जाति धर्म की राजनीति करते हैं। जाति धर्म की राजनीति में वो नंबर 1 है। मैं आपकी बात मानता हूं, क्योंकि नफरत की राजनीति करने में नंबर 1 है वो, क्योंकि विकास की राजनीति उनके बस की नहीं है। विकास की राजनीति कर रहे होते तो अपने हिसाब से आप उसको बेहतर करने की कोशिश। बोलिए अजय वर्मा जी, बोलिए अजय वर्मा जी, बोलिए अजय वर्मा जी, बोलिए। आप बोल नहीं पाते बहुत ज्यादा। 2022 में बाईसाइकिल आ जाएगी, तब तक के लिए तो मुख्यमंत्री है ही। जब 2022 में अंजीत जी, मैं एक बात कहूंगा, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े स्टार प्रचारक हो या कितने अच्छे नेता हो, मेरा उनसे आपके चैनल से अनुरोध है कि वो विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए और उत्तर प्रदेश में कामगार के लिए, और यहाँ पे जो लोग परेशान हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, उस तरफ अगर ध्यान देंगे और महंगाई को कम करने पर, गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल को कम करने पर ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूं वो उनकी असली योगी आदित्यनाथ असली स्टार प्रचारक होंगे। वो नफरत की राजनीति, वो सांप्रदायिक की राजनीति छोड़कर इस तरह की राजनीति करेंगे तो वास्तव में उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग उनको सराहेंगे। इस तरह की राजनीति केवल चुनौती तो बन गए, अब आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।